हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, एसजीपीजीआई का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए हम मॉडल पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पहले एक मॉडल पेपर कंप्लीट डाल लिया है 2 पार्ट में। अभी हम दूसरा मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं जो कि अपना 4 पार्ट में है। 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ये अपना 4th पार्ट है। यानी हमने 1 से लेके 75 क्वेश्चन एमसीक्यू सोल्व कर लिए हैं। अब हम 76 टू 100 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको देखना है आपके कितने स्कोर होता है इसके अंदर। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो पे। तो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, द FRU एज पर NRHM गाइडलाइन इज। NRHM गाइडलाइन के अकॉर्डिंग FRU किसके पास होती है? पहला है CHC, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तीसरा है रूरल हॉस्पिटल, चौथा है रूरल हेल्थ इंस्टीट्यूशन। तो किसके पास होती है आपको कमेंट करना है और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है। तो फटाफट हम जल्दी से इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो फटाफट हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। चलो आंसर की तरफ चलते हैं। तो हमारा आंसर होने वाला है यहाँ पर CHC। तो CHC आपकी FRU का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट रेफरल यूनिट। फर्स्ट रेफरल यूनिट आपकी CHC होती है, जिसके पास में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आप बात करते हैं, कंप्लीट आपकी जो ऑब्स्ट्रक्टिव और गायनिक केयर है वो कंप्लीट होती है, वहां पर सिजेरियन की फैसिलिटी होती है। तो ये आपकी CHC आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ वोमेन टू प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस इज। फिजियोलॉजिकल एबिलिटी एक वोमेन की टू रिप्रोड्यूस क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है फर्टिलिटी, दूसरा स्टरलिटी, तीसरा इनफर्टिलिटी और चौथा है प्राइमरी स्टरलिटी। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? कमेंट करके आप बता सकते हैं फटाफट, लाइव चैट में कमेंट कीजिए फटाफट, बताइए क्या आएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, फिजियोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ वोमेन टू रिप्रोड्यूस इज क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा दोस्तों, बताइए। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है फर्टिलिटी। यानी ये नॉर्मल प्रोसेस है। क्या है ये? फिजियोलॉजिकल एबिलिटी है किसी भी वुमेन की टू रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोड्यूस का मतलब बोल सकते हैं चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ मतलब चाइल्ड बर्थ करने की जो फिजियोलॉजिकल एबिलिटी है उसको आप फर्टिलिटी बोलते हैं। अगर यहाँ पर देखिए 2 वर्ड और है, स्टरलिटी और इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि यहाँ पर पहले स्टरलिटी से मतलब समझ लीजिए। स्टरलिटी का मतलब है इनेबिलिटी टू कंसीव, मतलब है यहाँ पर कंसीव ही नहीं कर पाएगी, इनेबिलिटी टू कंसीव। तो यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन है तो इनेबिलिटी टू कंसीव तो आपकी स्टरलिटी कहलाती है। और इनफर्टिलिटी का मतलब है यहाँ पर कि कंसीव तो कर लिया है, कंसीव तो हो गया, बट नॉट एबल टू फुल टर्म डिलीवरी या फिर फुल टर्म प्रेगनेंसी। यहाँ पर इनफर्टिलिटी का मतलब है यहाँ पर कि जो कंसीव तो हो जाएगा लेकिन फुल टर्म जो प्रेगनेंसी है वो नहीं, यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगी, तो उसको आप इनफर्टिलिटी बोलते हैं। प्राइमरी स्टरलिटी, अब देखिए स्टरलिटी भी आपकी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है कि वह कभी कंसीव ही नहीं कर पाती है, मतलब कभी एक बार भी कंसीव नहीं किया उसने। और सेकेंडरी का मतलब है कि मतलब उसके एक बेबी है, एक या फिर 2 बेबी है, इतने भी हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा बेबी है, वो दोबारा कंसीव करना चाह रही है लेकिन वो नहीं कर पा रही, वो सेकेंडरी होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इरेशनल फियर रिलेटेड टू क्लोज स्पेस इज रेफर्ड। इरेशनल फियर मतलब किसी चीज से डर। इरेशनल फियर रिलेटेड टू क्लोज स्पेस, क्लोज स्पेस की बात हो रही, क्लोज स्पेस यानी क्लोज स्पेस से किसी को डर लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है एक्रोफोबिया, दूसरा एगोराफोबिया, तीसरा क्लस्ट्रोफोबिया और चौथा है नोजोफोबिया। तो क्या होता है फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी से आपको कमेंट करना है, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेना है क्वेश्चन में। चलिए आंसर की तरफ, चलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया इज द इरेशनल फियर रिलेटेड टू क्लोज स्पेस। क्लोज स्पेस से आपको फियर लग रहा है तो वो आपका क्लोस्ट्रोफोबिया होगा। एक्रोफोबिया में क्या होता है? हाइट से होता है। अगोरा में क्या होता है? पीपल गैदरिंग। नोजो में क्या होता है?
डिजीज से फीवर होता है, कोई भी डिजीज होने से फीवर होता है तो उसको आप नोजोफोबिया बोलते हैं। ये नॉर्मल टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 79, ऑल आर कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ कोवैक्सीन एक्सेप्ट। कोवैक्सीन के सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एक्सेप्ट एक के अलावा। पहला ऑप्शन है यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी, दूसरा है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, तीसरा है फीवर और चौथा है हाइपरटेंशन। तो क्या आएगा कोवैक्सीन का? यहाँ पर कोरोना की बात हो रही है, कोरोना का क्वेश्चन है, कोविड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि ऑल आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ कोवैक्सीन एक्सेप्ट, सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एक्सेप्ट एक के अलावा। पहला ऑप्शन है हाइपर सेंसिटिविटी, दूसरा है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, तीसरी है फीवर और चौथा है हाइपरटेंशन। तो राइट आंसर क्या होगा बता सकते हैं आप कमेंट करके। तो चलिए बिना देरी के आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन यानी अगर किसी को बीपी ज्यादा है, अगर किसी को बीपी ज्यादा है तो हम कोवैक्सीन नहीं देते हैं, बाकी उसमें दे सकते हैं, बाकी अगर हाइपर सेंसिटिविटी है वहां नहीं देंगे। एक्सेप्ट पूछा है, ध्यान रखना आपको, एक्सेप्ट पूछा है दोस्तों। अनकंट्रोल डायबिटीज में भी नहीं देते हैं। फीवर में इसलिए मना किया है क्योंकि यहाँ पर कोविड हो सकता है, पहले से कोविड है तो आप उसको कोविड वैक्सीन नहीं दोगे। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें आप कोविड वैक्सीन नहीं दोगे, बाकी आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन एबीजी रिपोर्ट पीएच है 7.3 और PaCO2 जो है आपकी 70 और ऑक्सीजन है, पार्शियल ऑफ ऑक्सीजन है 80% एंड HCO3 बाइकार्बोनेट आपका 24। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है पीएच, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है नॉर्मल पीएच कितनी थी 7.35 टू 7.45। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, कम देखने को मिल रही है। तो कम देखने को मिल रही है तो ऐसी कंडीशन को जहां पीएच कम होती है वहां एसिडोसिस, जहां पीएच कम होती है वहां एसिडोसिस और जहां पीएच ज्यादा होती है वहां पर एल्केलोसिस। तो ये दो कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पर एल्केलोसिस इस कंडीशन को काट दीजिए, यहाँ पर ये नहीं होने वाला है और ये एसिडोसिस हमारे पास में दो ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है। तो अब आपने बोला कि पीएच कम है, अब देखो दूसरी कंडीशन PaCO2 यहाँ पर कितना होता है, पार्शियल ऑफ CO2 कितना होता है, पार्शियल CO2 35 से 45 और यहाँ पर क्या है ज्यादा है, इंक्रीज है। और इंक्रीज है मतलब यहाँ पर किस में दिक्कत है, रेस्पिरेटरी में। और जो आपका HCO3 बाइकार्बोनेट वो कितना होना चाहिए, HCO3 कितना होना चाहिए 22 से 27, ऊपर नीचे मिल जाता है कई जगह 22 से 27। आपको यहाँ पर कितना भी मान लेना है 22 से 27, अगर हम इसको मान रहे हैं तो यहाँ पर क्या है नॉर्मल रेंज है, यानी यहाँ पर चेंजेस नहीं है। तो कहाँ पर चेंज आता है, रेस्पिरेटरी चेंजेस है, मेटाबॉलिक चेंजेस यहाँ पर नहीं है और ज्यादा हो रही है मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी आ जाएगा। तो राइट आंसर बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन वन ऑफ द टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन आर ट्रेनेबल। कौन सी कंडीशन में जो चिल्ड्रन है वो ट्रेनेबल है, पहला मॉडरेट, दूसरा सीवियर, तीसरा प्रोफाउंड, चौथा माइल्ड। तो कौन से MR जो मेंटल रिटार्ड बच्चे हैं जिनको आप ट्रेन कर सकते हो, कौन से बच्चे हैं जिनको आप ट्रेन कर सकते हो, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड या फिर माइल्ड, क्या आएगा राइट आंसर। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो राइट आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है मॉडरेट। जी हाँ मॉडरेट का आप ट्रेन कर सकते हो। देखिए पहला होता है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन जो आपका 50 से 70 होता है। पहले आपको पता है 70 जो MR वो जो नॉर्मल होता है, माइल्ड 70 से कम होता है। और फिर बाद में मॉडरेट की बात करें तो 35 से 50 जिनका IQ होता है वो आप मॉडरेट में आता है, 20 से 35 वाले आपकी सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में आएंगे और 20 से कम है जो आपके प्रोफाउंड में आते हैं। ये आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज क्या कहलाएगा, यूट्रस है वो आपकी नॉर्मल साइज में रिटर्न नहीं हुआ तो उसको आप क्या बोलोगे, पहला ऑप्शन इन्वोल्यूशन, दूसरा प्रोट्रूजन, तीसरा सब इन्वोल्यूशन, चौथा है रिट्रैक्शन। क्या बोलोगे बारे दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 84, फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज, यूट्रस अपनी नॉर्मल साइज में नहीं आ पाता है उसको क्या बोलोगे। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, फटाफट आंसर कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर होने वाला है सब इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन इज द नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें यूट्रस है वो अपनी नॉर्मल साइज में आता है, उसको आप इन्वोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर नहीं आ पाता तो उसको आप सब इन्वोल्यूशन बोलते हैं।
ध्यान रखना दोनों वर्ड को, कंफ्यूजन नहीं होना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन केयरिंग फॉर क्लाइंट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। एक क्लाइंट की केयर कर रही हो जिसकी कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, नर्स शुड नोटिफाई फिजिशियन इफ द क्लाइंट हैज। नर्स कब नोटिफाई करेगी फिजिशियन को, जब आपके क्लाइंट के क्या हो जाए, पहला ऑप्शन ब्लर विजन, दूसरा आई पेन, तीसरा ग्लेयर, चौथा ईचिंग। तो कैसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, फटाफट आंसर कीजिए। कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करे, अगर उसको इन चारों में से कौन सी डिजीज हो, कौन सी दिक्कत हो, कौन सी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है आई पेन। आई पेन यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। बाकी ये नॉर्मल कंडीशन है, आपको देखने को मिल सकती है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में, लेकिन अगर आई पेन हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 84, विच कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के लिए कौन सी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है। पहला ऑप्शन है डायलिटेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, तीसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, और चौथा है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो क्या आएगा राइट आंसर, क्या आएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंस्पिरेशन के लिए। पहला ऑप्शन है आपके पास में डायलेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, तीसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, चौथा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो क्या आएगा राइट आंसर। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है डी। जी हाँ, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम दोनों होगा तो इंस्पिरेशन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्लाइंट विद ए हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस डीआई, एक क्लाइंट है जिसको हिस्ट्री है डायबिटिक इंसिपिडस की, एडमिटेड विद द पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड मेंटल कंफ्यूजन। पॉलीयूरिया है, पॉलीडिप्सिया है और मेंटल कंफ्यूजन है। द प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर इस क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट के लिए क्या प्रायोरिटी इंटरवेंशन होगा। पहला ऑप्शन है मेजर द यूरिनरी आउटपुट, दूसरा है चेक द वाइटल साइंस, तीसरा है एनकरेज इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, चौथा है वेट द क्लाइंट। तो क्या करोगे ऐसे कंडीशन में, क्या करोगे। एक पेशेंट आया आपके पास में डीआई का, डायबिटिक इंसिपिडस का, और उसको पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और मेंटल कंफ्यूजन है, तो क्या प्रायोरिटी इंटरवेंशन होगा। मेजर द यूरिनरी आउटपुट, चेक द वाइटल साइंस, एनकरेज द इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, और चौथा है वेट द क्लाइंट। तो क्या आएगा राइट आंसर। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर होने वाला है चेक द वाइटल साइंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए डीआई है, आपको पता है यहाँ पर पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया यहाँ पर होगा, यानी उसका वाटर लॉस ज्यादा देखने को मिलेगा, और वाटर लॉस होने से आपको देखिए वाटर के साथ में क्या होगा, वाटर के साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होगा, और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा तो यहाँ पर देखिए मेंटल कंफ्यूजन होने देखने को मिल रहा है। और आपको पता है जब इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा तो वाइटल साइंस में चेंजेस आएंगे, वाइटल साइन में चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले वाइटल साइन देखना है कि ज्यादा चेंजेस तो नहीं आ रहे, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following result of lab test is indicative of bacterial infection? कौन सा टेस्ट है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। पहला ऑप्शन है आपके पास में हीमोग्लोबिन 13.2 ग्राम पर डीएल, दूसरा है प्लेटलेट 3,50,000, चौथा है डब्ल्यूबीसी 15,000, और चौथा है आपके पास में आरबीसी 4 मिलियन। क्या आएगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या आएगा, कौन सा टेस्ट आपको लग रहा है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यहाँ पर कौन से टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से लग रहा है आपको। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया, सब लोगों का आंसर, बहुत अच्छा आंसर। तो डब्ल्यूबीसी बिल्कुल हाँ, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी जिसकी मतलब नॉर्मल आपकी 4 से 11,000 होती है, अगर ये बड़ी हुई दिख रही है मतलब यहाँ पर बॉडी में इन्फेक्शन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलोस्टोमी ट्यूब फॉर इरिगेशन ऑफ बावल इज इंसर्टेड अप टू। कोलोस्टोमी ट्यूब है जो आपका इरिगेशन ऑफ बावल के लिए इंसर्ट किया जाता है, तो वो कितना होगा। पहला ऑप्शन है 1 to 2 इंच, दूसरा है 6 to 8 इंच, तीसरा है 3 to 4 इंच, चौथा है 12 to 18 इंच। कितना होगा कोलोस्टोमी जो ट्यूब है उसको इरिगेशन, बावल इरिगेशन के लिए कितना इंसर्ट करोगे। कोलोस्टोमी ट्यूब को बावल इरिगेशन के लिए कितना इंसर्ट करोगे। पहला ऑप्शन 1 to 2 इंच, दूसरा 6 to 8 इंच, चौथा है यहाँ पर, तीसरा है यहाँ पर 3 to 4 इंच, और चौथा है 12 to 18 इंच। कितना आएगा राइट आंसर। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है 3 to 4 इंच। यहाँ पर कई बार सेंटीमीटर में भी देखने को मिले तो 7 से 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन कॉजेज
अगर आप डेफिकेशन के ड्यूरिंग स्ट्रेनिंग हो रही है तो क्या कॉज हो सकता है? पहला ऑप्शन पॉलिप्स, दूसरा डायरिया, तीसरा हेमरॉइड्स, चौथा कॉन्स्टिपेशन। बताइए क्या आएगा राइट आंसर। देखिए स्ट्रेनिंग कब होती है? स्ट्रेनिंग तो ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन में होती है, कॉन्स्टिपेशन में स्ट्रेनिंग होती है, तो क्या कॉज हो सकता है अगर स्ट्रेनिंग हो रही है तो? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज हेमरॉइड। हेमरॉइड कॉन्स्टिपेशन की वजह से स्ट्रेनिंग देखने को मिलती है और स्ट्रेनिंग की वजह से यहाँ हेमरॉइड देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन हुआ तो स्ट्रेनिंग और स्ट्रेनिंग हुई था हेमरॉइड, तो आपको ये ध्यान रखना है पाइल्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच टेस्ट विल कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंसी। कौन सा टेस्ट मैलिग्नेंसी को कंफर्म करेगा? पहला ऑप्शन है सोनोग्राफी, दूसरा बायोप्सी ऑफ ट्यूमर, तीसरा है सीटी स्कैन, चौथा है एमआरआई। तो कौन सा टेस्ट आपकी मैलिग्नेंसी को कंफर्म करता है? सोनोग्राफी, बायोप्सी, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई? फटाफट आंसर कीजिए। आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है बायोप्सी ऑफ ट्यूमर। बायोप्सी ऑफ ट्यूमर इज द राइट आंसर। बायोप्सी ऑफ ट्यूमर विल कंफर्म द मैलिग्नेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज मैंडेट 2 डोज ऑफ वैक्सीनेशन कोविड-19 एक्सेप्ट। सारी कंपनियां हैं जो कोविड-19 के वैक्सीन के लिए 2 डोज के लिए बोलती हैं, एक्सेप्ट एक कंपनी के अलावा। कौन सी है? पहला ऑप्शन है मॉडर्ना, दूसरी है एस्ट्राजेनेका, तीसरी है जॉनसन एंड जॉनसन और चौथी है फाइजर। तो कौन सी वैक्सीन है दोस्तों? कौन सी वैक्सीन है जो आपकी 2 डोज के लिए बोलती है एक्सेप्ट एक के अलावा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है जॉनसन एंड जॉनसन, जो आपकी 2 डोज के लिए नहीं बोलती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गोल ऑफ मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। क्या है मिशन इंद्रधनुष? मिशन इंद्रधनुष का क्या गोल है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था? पहला ऑप्शन है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा है वैक्सीनेट ऑल अंडर 5, तीसरा है इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, चौथा है इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर। तो क्या आएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 91 राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष का क्या गोल था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है? मिशन इंद्रधनुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, इसका क्या गोल है? अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, वैक्सीन ऑल अंडर 5, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर। तो राइट आंसर क्या आएगा? तो राइट आंसर आएगा बी, वैक्सीनेट ऑल अंडर 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। जो 5 साल के अंदर जितने भी बच्चे हैं सबको वैक्सीनेट करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर क्या आएगा? व्हाट इज द डोज ऑफ जिंक प्रेस्क्राइब्ड फॉर बोथ प्रोफाइलेक्टिक एंड ट्रीटमेंट केसेज इन कोविड-19। कोविड-19 में जो आपकी जिंक की डोज ली जाती है प्रोफाइलेटिक और थेरेपेटिक, वो कितनी है? जिंक काम में लेते हैं जो कि बोल सकते हैं या तो प्रोफाइलेक्टिक और या फिर थेरेपेटिक, तो उसकी डोज क्या रहती है? क्या डोज है उसकी? पहला ऑप्शन है 40 mg, दूसरा 50 mg, तीसरा 25 mg, चौथा है 10 mg। तो कितनी डोज है जिंक की कोविड-19 के केसेस में? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है 25 mg। 25 mg डोज है जो आपकी कोविड-19 में प्रोफाइलेक्टिक और थेरेपेटिक डोज होती है जिंक की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग हैज। एक फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग है, उसमें कितने क्रोमोसोम, क्या क्रोमोसोम होता है? पहला ऑप्शन है 2x क्रोमोसोम, दूसरा 1y क्रोमोसोम, तीसरा 1y क्रोमोसोम एंड 1x क्रोमोसोम और चौथा 1x क्रोमोसोम। तो राइट आंसर क्या आएगा? फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए क्या आएगा राइट आंसर। फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग के पास में क्या होता है? तो पहला है 2x क्रोमोसोम, दूसरा है 1y क्रोमोसोम, तीसरा है 1y क्रोमोसोम एंड 1x क्रोमोसोम और चौथा है 1x क्रोमोसोम। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर देखते हैं क्या होता है। तो राइट आंसर इज 1x क्रोमोसोम। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है
ह्यूमन एग, एग यानी ओवम। तो ओवम के पास में क्या होता है दोस्तों, ओवम के पास में ऑटोसोम 22 प्लस एलोसोम 1 आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक्स होता है। अगर ह्यूमन में अगर स्पर्म या गेमेट्स, मेल गेमेट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पर्म की बात कर रहे होते हैं, और स्पर्म में क्या होता है 22 प्लस एक्स या फिर 22 प्लस वाई, इन दोनों में से कुछ होता। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर सिर्फ इस पे इंडिकेट किया गया है कि एक्स होता है या फिर वाई होता है, तो यहाँ पर 2x क्रोमोसोम नहीं हो सकते, एक्स के पास में, एक के पास में एक ही होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। वाई क्रोमोसोम तो मेल के पास होता है, फीमेल की बात हो रही है, यहाँ पर नहीं होगा। वाई और एक्स दोनों बिल्कुल भी नहीं होते हैं फीमेल के पास में, तो 1x क्रोमोसोम होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 94। उसमें देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल पोजीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर बर्थ वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा फेवरल जो फीटल पोजीशन है वो कौन सी मानी जाती है। पहला ऑप्शन है वर्टेक्स, दूसरा है ओब्लिक लाई, तीसरा है फ्रैंक ब्रिज प्रेजेंटेशन, और चौथा है यहाँ पर पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द हेड। तो क्या आएगा राइट आंसर दोस्तों, क्या आएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल पोजीशन इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर बर्थ और वेजाइनल डिलीवरी। पहला ऑप्शन वर्टेक्स, दूसरा ओब्लिक लाई, तीसरा फ्रैंक ब्रिज प्रेजेंटेशन, और चौथा है पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द हेड। तो राइट आंसर क्या आएगा, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज वर्टेक्स, वर्टेक्स इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95, द एवरेज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड की एवरेज लेंथ क्या होती है। पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, दूसरा है 52 सेंटीमीटर, और तीसरा है 54 सेंटीमीटर, और चौथा है 56 सेंटीमीटर। एवरेज पूछा है दोस्तों, एवरेज पूछा है अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ का, क्या आएगा। पहला ऑप्शन आपके पास में 50, दूसरा 52, तीसरा 54, और चौथा है आपके पास में 56। तो राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर की तरफ चलते हैं। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, तो राइट आंसर इज 50 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर हम लेंथ की बात करें तो 30 से 100 सेंटीमीटर आपकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी लेंथ होती है। अगर इससे कम देखने को मिलती है तो उसको आप शॉर्ट कॉर्ड बोल देते हो, अगर ज्यादा देखने को मिलती है तो उसको आप लॉन्ग कॉर्ड बोल देते हो। अगर इन दोनों के एवरेज की बात करें तो हम 50 सेंटीमीटर इसका एवरेज लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 30 से 100 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ होती है। एवरेज की बात करें तो 50 सेंटीमीटर होती है। 30 सेंटीमीटर से कम है तो उसको आप शॉर्ट कॉर्ड बोलोगे, और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उसको आप लॉन्ग कॉर्ड बोलोगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉलोइंग डिलीवरी HCG डिसअपियर फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन विद इन। डिलीवरी के बाद में HCG की वैल्यू है डिसअपियर हो जाती है आपकी ब्लड सर्कुलेशन में कितने टाइम के अंदर। पहला ऑप्शन आपके पास में 1 मंथ, दूसरा 4 वीक, तीसरा 6 वीक, और चौथा है 2 वीक्स। कितने टाइम में डिसअपियर हो जाएगी। HCG विल डिसअपियर फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन विद इन, कितने टाइम में आफ्टर डिलीवरी, कितने टाइम में 1 मंथ, 4 वीक, 6 वीक, या फिर 2 वीक्स। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर है 2 वीक्स। 2 सप्ताह के अंदर जो HCG है वो डिसअपियर हो जाता है आपका ब्लड सर्कुलेशन से आफ्टर डिलीवरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेल्यूजन ऑफ अबनॉर्मली इन बॉडी फंक्शन आर। डेल्यूजन ऑफ अबनॉर्मली इन बॉडी फंक्शन क्या कहलाएगा। पहला ऑप्शन है ग्रैंडियोस, दूसरा है सोमेटिक, तीसरा है निहिलिस्टिक, और चौथा है परसिक्यूटरी। तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा डेल्यूजन ऑफ अबनॉर्मली इन बॉडी फंक्शन। पहला ऑप्शन ग्रैंडियोस, दूसरा सोमेटिक, तीसरा निहिलिस्टिक, चौथा परसिक्यूटरी। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर की तरफ चलते हैं। क्या होने वाला है राइट आंसर, तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है सोमेटिक। सोमेटिक डेल्यूजन है उसमें पर्सन को लगता है कि उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो अबनॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं, और ग्रैंडियोस में वह खुद को भगवान समझता है, निहिलिस्टिक में नथिंग एग्जिस्टेंस, उसको कुछ लगता है कि कुछ नहीं है, मेरे अस्तित्व नहीं है यहाँ कुछ भी। परसिक्यूटरी में उसको शक रहता है। तो ऐसे ये नॉर्मल जो आपको पता होना चाहिए एक एक वर्ड में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है, अर्ली साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया का अर्ली साइन क्या है, प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है प्री एक्लेम्सिया, तो उसका अर्ली साइन क्या है। पहला ऑप्शन है हेडेक, दूसरा पॉलीयूरिया,
और तीसरा प्रोटीनूरिया और चौथा है सीजर्स। क्या होता है दोस्तों, क्या होता है अर्ली साइन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया? पहला ऑप्शन हेडेक, दूसरा पोलीयूरिया, तीसरा प्रोटीनूरिया और चौथा है सीजर्स। क्या होगा? तो राइट आंसर इज प्रोटीनूरिया। अगर आपको प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि पेशेंट इज गोइंग टू प्री एक्लेम्पसिया। और उसके बाद में अगर प्री एक्लेम्पसिया के बाद में अगर सीजर हो जाए प्री एक्लेम्पसिया के साथ में अगर सीजर ऐड हो जाए तो वो कहलाता है एक्लेम्पसिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, जो अपना मॉडल पेपर 2 है उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। A client is admitted to the hospital with temperature of 99.8 degree Fahrenheit, complaint of blood-tinged hemoptysis, fatigue, and night sweat. The client's symptoms are consistent with the diagnosis of। ऐसे साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे। क्या देखने को मिला? फीवर देखने को मिली लो ग्रेड, कौन सी वाली? लो ग्रेड। और क्या देखने को मिला? हिमोप्टाइसिस, और क्या देखने को मिला? फटीग। और क्या देखने को मिला? नाइट स्वेट। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिले। किस में देखने को मिलते हैं? पहला ऑप्शन न्यूमोनिया, दूसरा है रिएक्शन ऑफ एंटीवायरल मेडिकेशन, तीसरा है ट्यूबरकुलोसिस, चौथा है सुपर इन्फेक्शन ड्यू टू लो CD4 सेल। तो किस में ये सब देखने को मिलेगा? किस में देखने को मिलेगा दोस्तों? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ, ट्यूबरकुलोसिस में ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। लो ग्रेड फीवर, हिमोप्टाइसिस, फटीग एंड नाइट स्वेट, ये सब आपको ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हेन द बैग वाटर रप्चर? नॉर्मल पूछ रहे हैं, जब बैग रप्चर होगा तो नॉर्मल कलर क्या रहना चाहिए आपका एमनियोटिक फ्लूइड का? पहला ऑप्शन है एज लाइक वाटर, दूसरा है ब्लूइश, तीसरा है ब्राउनिश, चौथा है येलोइश। तो क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 100 राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर? बैग ऑफ वाटर जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड का बैग होता है उसी को बोलते हैं। तो वो रप्चर होगा तो क्या देखने को मिलेगा? एज लाइक वाटर, ब्लूइश, ब्राउनिश या फिर येलोइश। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है एज लाइक वाटर। तो ये इसका नॉर्मल कलर होता है। तो आज तक हमने 2 मॉडल पेपर कंप्लीट कर दिए हैं, नेक्स्ट भी लेके आएंगे आपके लिए अगर आपका प्यार ऐसे ही बना रहा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा? आपका स्कोर कितना है? अगर आप कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, आपको कैसा वीडियो पसंद आया, क्या अच्छा लगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बने रहिए हमारे साथ में टीके नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।